बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगज़ीन के साथ राजा असद अली ख़ान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सैयद अब्दुल माजिद अली और मुंसम आला हैं जनाब अज़हर अली। आज के स्पोर्ट्स मैगज़ीन में हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज़ पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर जिक्र करेंगे टेस्ट और वनडे के लिए ऐलान शुदा टीम के बारे में। पीसीबी के नए चेयरमैन जनाब नजम सेठी साहब और जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके रूए रवां शकील शेख साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो इनका जो विजन है वो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जिसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट की मुकम्मल बहाली, क्लब और सिटी क्रिकेट के हवाले से तंजीम साजी शामिल है। लगता है कि इस पर काम भी हो रहा है। ये पेशरफ्त अहम है। लेकिन हम साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर जनाब अदर खान से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज़ है इसके हवाले से बात करेंगे। आज हम जनाब एस.एफ. रहमान साहब से गुफ्तगू करेंगे। एस.एफ. रहमान साहब पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान की तरफ से ये एक टेस्ट मैच खेल चुके हैं। बड़े अच्छे राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर, गुगली बॉलर थे, लेकिन नौजवानी ही में इन्होंने क्रिकेट को खैरबाद कहा और फिर कारोबार और इसके साथ साथ इल्मी और अदबी मशागल में मशगूल हो गए। हमने इनसे मुलाकात की, इनके तासुरात जाने। ये गुफ्तगू भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं जनाब अज़हर खान से। बहुत शुक्रिया अज़हर खान साहब। पहले तो हम ये जो सीरीज अभी शुरू हुई है, पहला टेस्ट मैच जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में जारी है। इसमें जो टीम का ऐलान किया गया, जो 11 सिलेक्ट हुए, फिर सरफराज की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आपसे बात कर सवाल में पूछूंगा। जनरल इंप्रेशन आपने क्या तब्दीली देखी है? एक जो बड़ी तगड़ी टीम थी इंग्लैंड की, क्या न्यूजीलैंड दे आर एट पार? क्या पाकिस्तान को इस टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट में क्या कुछ करना होगा, उसके बारे में बताइए कि कुछ मजीद तब्दीलियां होंगी या यही टीम आगे चलेगी? राज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम जब आई है तो ऑलरेडी हम 3 नहीं बल्कि 4 टेस्ट मैच हम हार चुके हैं। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया से भी हारे थे, उससे पहले श्रीलंका से भी हमने जो 2 टेस्ट सीरीज खेली थी वहाँ 1 ऑल हुई थी, तो दूसरा टेस्ट मैच भी हम वहां पर हारे थे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो जीत का सीक्वेंस है वो बिल्कुल बंद हुआ है और हम टेस्ट क्रिकेट में उस तरह कामयाबी हासिल नहीं कर रहे जिस तरह हम वनडे में या T20 में हासिल करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आपके पास 20 विकेटें लेने वाले बॉलर जो हैं वो बहुत कम रह गए हैं। शहनशाह अफरीदी जब से अनफिट हुए हैं श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच में के बाद, हमारे पास स्ट्राइक बॉलर जो है वो बिल्कुल नहीं रहा तेज बॉलिंग में। हमारे स्पिनर जो है उनमें यासिर शाह जो था वो मैच विनिंग बॉलर था, मगर वो अब हमें पाकिस्तान के स्क्वाड में नजर नहीं आ रहे। इस वजह से हमारे पास जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं उनमें इतनी अहलियत और इतनी काबिलियत नहीं है कि वो 20 विकेटें जो है उसमें उनका हिस्सा डाल सके। आई थिंक कि ये बड़ा पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम टेस्ट मैचेस में बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं और हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें बॉलर बनाने पड़ेंगे, बैट्समैन बनाने पड़ेंगे और हमें अपनी टीम जो है उसको जिताने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और ये जो न्यूजीलैंड की अब टीम है, जो ये ऑन गोइंग टेस्ट मैच है, आप देखें कि जब आप 438 रन कर लेते हैं तो फिर आपकी बॉलिंग पर आ जाता है उसके वो आपकी टीम को एक अच्छा स्टार्ट दें और विकेट लें और 20 खिलाड़ी आउट करें। आका सलमान ने 7वें नंबर पर आके सेंचुरी स्कोर की। इनके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताइए। फिर जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है बाबर आजम, बिसाइड सरफराज का जो एक कामयाब उनकी वापसी हुई है विद फाइन 86 रन, ये कितने खुशाइंद हैं। जो हमें एक खदशा रहता है कि हमारी टीम में लोअर मिडल फिर लोअर ऑर्डर जो हमारे बैटर हैं, जो ऑलराउंडर्स भी हैं, वो इतना परफॉर्म नहीं कर रहे। जैसे हम देखते हैं कि सऊदी आकर पहली इनिंग में न्यूजीलैंड के उन्होंने कारनामा सर अंजाम दे दिया, 50 रन बनाए बड़े अच्छे तरीके से विलियम्स के साथ मिलकर, जो कि एक बड़ा उन्होंने भी एक बड़ी इनिंग खेली। सेंचुरी के बाद आगे बढ़ते रहे वो। राज साहब, जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बात करूंगा सरफराज की, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, 4 साल के बाद वो टेस्ट मैच खेल रहे थे, अपना आखिरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे और नेचुरली इतनी देर बाहर रहने के बाद जब आदमी टेस्ट मैच खेलता है तो उसके स्टमक पे बटरफ्लाई जो है वो चल रहे होते हैं और उसको अपनी परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है। मगर बहुत उम्दा बैटिंग की, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने 86 रन बनाए। अनलकी थे कि वो सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सकते।
जहाँ तक आगा सलमान की बात है तो मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से नंबर 7 पर जाकर सेंचुरी की, जो कि उनकी हिकमत अमली की मैं दावा दूंगा कि वो टेल एंडर्स के साथ उन्होंने बहुत उम्दा रन बनाए और अपनी पहली सेंचुरी मुकम्मल की। और आप बाबर तो एब्सोल्युटली देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट हिम कि वो पाकिस्तान के सबसे जबरदस्त खिलाड़ी और दुनिया में वो अपना नाम कमा रहे हैं। और इस तरह उन्होंने 164 रन जो किए हैं, उससे यही जाहिर होता है कि हम सारा जो अपना ऑनर्स है वो बाबर आजम पर है। अच्छा, बिसाइड हमारे जो बैटर्स थे, जरा कंपैरिजन कीजिए ना। लेथम की जो सेंचुरी है, फिर 113 रन उन्होंने बनाए, बिसाइड 92 बाय कॉनवे। मुझे उनका जो एग्रेशन है वो देखकर अंदाजा हो रहा था कि विकेट पर गेंद इवन सीवन आ रहा है। और ये जो हम डेड विकेटों की बात करते हैं, ये कोई कंटिन्यूटी तो ऐसी नहीं है, बिसाइड द पॉइंट कि हम बुरी तरह हारे इंग्लैंड। राजा साहब, आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि पिचेस जो है ना, यही सारा कुछ आपका रिजल्ट जो है वो डिटरमिन करती है। और जैसे जैसे आप देखें कि पहले दिन जो पहले घंटे का प्ले था, उस वक्त बॉल जो था वो ग्रिप हो रहा था क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर था, और बॉल टर्न हुआ जिसकी वजह से हमारे दोनों ओपनर्स ने ना बहुत ही, मैं कहता हूँ, लूज शॉट्स खेले हैं। और ऐसी क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की शॉट नहीं खेली जाती। तो आपके तीनों खिलाड़ी जो आउट थे, मुझे बताएं कि किस वो आपका जो अब्दुल्ला शफीक है, वो ही इज अ विक्टिम ऑफ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। उसको पता नहीं चलता बॉल कौन सा ब्रेक हो रहा है और कौन सा अंदर आ रहा है। इसके बाद जिस तरह शान मसूद ने जो हिट मारी है ऑफ स्पिनर को, हाउ कैन यू प्ले अ शॉट लाइक दैट इन अ टेस्ट मैच जब आपको पता है कि गेम ग्रिप कर रहा है, ब्रेक आ रहा है, मॉइस्चर है थोड़ा सा पिच में। तो उसके बाद फिर इमामुल हक ने जो शॉट मारी, तो आई थिंक कि ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। और पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ खान साहब, फास्ट बॉलिंग की तरफ आ जाए। कहीं मैं पढ़ रहा था कि गुज़िश्ता एक साल में हमारे किसी फास्ट बॉलर ने 5 विकेटें हासिल नहीं की। तमाम ममालिक जो, इसमें श्रीलंका और वेस्ट इंडीज भी शामिल है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज वगैरह, और दूसरी जो टीमें हैं इंग्लैंड वगैरह, साउथ अफ्रीका, वो तो आगे आगे जा रही है, लेकिन हमें इस शोबे में भी हम पिछड़े हुए हैं। मुझे मोहम्मद वसीम को बुरे बॉलर नहीं दिखाई देते। क्या समझते हैं कि ये जो विकेटें हैं जिन पे आप तेज तरार गेंदें नहीं कर सकते, यू नीड टू हैव समवन लाइक अब्बास? देखिए, अब्बास की भी तो पेस जो है ना, वो नहीं रही कि इन पिचेस पे अब्बास आके ना तो आपको आउट करके दे। जब तक आप एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग नहीं करेंगे ऐसी पिचेस पर, जैसे मार्क वुड था, वो आपको बिल्कुल डिफरेंट बॉलर है। रॉबिन्सन जो था इंग्लैंड का, उसकी बॉल में मूवमेंट आपको निकालती थी, और कहीं पर बेन स्टोक ने भी जोर लगाकर बॉलिंग की। तो अब जब पाकिस्तान के बॉलर को आप कंपैरिजन करते हैं, तो पाकिस्तान के बॉलरों के पास ना पेस है, ना उनका रिवर्स स्विंग होता है, ना वो कोई आउट स्विंग या इन स्विंग करने वाले बॉलर है। वो तो इन पिचेस पर वही बॉल करेंगे जो उनको पता है कि यार शायद एक कोई एज लग जाए और चला जाए, मगर वो बैट्समैन को कोई ट्रबल नहीं कर सकते। वो ना लैटरल मूवमेंट है, ना पेस है, ना आप देखें कि इस पिच पर जो कराची का टेस्ट मैच हो रहा है, किसी ने अभी बाउंसर करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का फास्ट बॉलर शॉन पेस जो है, वो तो है ही बहुत एक्सपर्ट फास्ट बॉलर था, तो उसका नहीं पता है कि बैक ऑफ लेंथ आपने। अच्छा खाना, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है आपसे। अब जो ओडीआई की टीम जिसका ऐलान किया गया है, उसमें 6 नए खिलाड़ी हैं। इब्रार, आमिर जमाल को आपने देखा ही है, मैंने भी देखा जब प्रेसिडेंट ट्रॉफी के फाइनल पे हम रेडियो पाकिस्तान पे कमेंट्री कर रहे थे। एहसानुल्लाह, और जाहिर है कि फिर बिसाइड कामना गुलाम के बारे में जरूर मैं आपसे पूछूंगा, कासिम अकरम और मोहम्मद ताहिर। अब जिनको फॉर इंजरी पर्पज जो जो नहीं कंसिडर हुए, फखर जमान है, और सिमरन नुमान अली को ड्रॉप कर दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी इज देयर, जो कि जो नहीं होंगे बिकॉज ऑफ इंजरी प्रॉब्लम। तो ये भी जरा बता दीजिएगा। ये तो मैंने ओडीआई के बारे में पूछा है, लेकिन इसके बाद में एक जमीन से सवाल आपसे मीर हमजा की परफॉर्मेंस के बारे में होगा। और जो कुछ कमीशन और मिशन हैं, जो 6 नए लड़के हैं, ये आपको चेयरमैन ऑफ सिलेक्टेड जो नए आए हैं अफरीदी साहब, उनका क्या लग रहा है कि वो फ्रेश ब्लड इंटेक्ट कर जाते हैं बिफोर? राजा साहब, 21-22 लड़के अनाउंस करना 3 ओडीआई के लिए, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। ये ठीक है, आप प्लेयर को मेंटली एक सेटिस्फाई कर सकते हैं कि यू आर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम, बट क्या आप इतनी चेंजेस हर ओडीआई में करेंगे कि आप 21 लड़कों को चांस दे दें कि वो खेले? इट्स नॉट पॉसिबल।
और ये जब भी आप खेलें तो आपको खेलना चाहिए कि आपके मैक्सिमम 15 लड़के हो आपके स्क्वाड में, और वो फिर आप जो क्रीम है उसको चूज करके आप अपना स्क्वाड का अनाउंस करें। 21-22 लड़के अनाउंस करना तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ राइट आइडिया। ठीक है, प्लेयर्स को आप इंकरेज जरूर करें, बट पाकिस्तान की जो स्टैट है या पाकिस्तान का जो ड्रेसिंग रूम है इसका ये मतलब नहीं है कि हर एरा जो वो टीम में आ जाए। तो मुझे तो ये फील होता है कि पाकिस्तान की कम्युनिटी ऑब्वियसली शायद फिर भी एक बहुत एग्रेसिव और बहुत एक मोटिवेशनल किस्म के खिलाड़ी रहे हैं अपनी जिंदगी में, और वो देखते हैं कि अगर लड़कों के साथ ज्यादती हुई है तो उनको चांस दें, विच इज नॉट अ बैड आइडिया। अच्छा, ये जो एक लिस्ट है इंजर्ड प्लेयर्स की, अनफिट प्लेयर्स में फखर जमान, खुशदिल शाह और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं। बिसाइड इन्होंने जाहिद महमूद को ड्रॉप कर दिया है। तो ये इंजर्ड लिस्ट कुछ ज्यादा नहीं। मुझे एक और भी लगता है कि जो हम फास्ट बॉलिंग के शोबे में पिछड़े हुए हैं उसमें शायद ये जो इंजरीज प्रोन क्रिकेटर्स हैं, फास्ट बॉलर, उनका भी अमल दखल है। ये क्यों तवज्जो नहीं अपने ऊपर दे रहे, या ये कुछ जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, कुछ एनामिक सिलसिला है इनका? ये क्यों बार बार ऐसा हो रहा है? आप समझते हैं क्रिकेट में इस तरह फ्रीक्वेंट होना चाहिए? नहीं राज साहब, देखें ये इंजरी जो है ना, ये तब होती है कि अगर आपने कंसिस्टेंट और कंटिन्यूस क्रिकेट ना खेली हो फर्स्ट क्लास में, और अगर आप आके सिर्फ T20 और वनडे क्रिकेट अगर आप खेल के टेस्ट मैचेस में आते हैं, तो जहां पर आपने 4 ओवर करने होते हैं, जहां पर 10 ओवर करने होते हैं, वहां पर आपको 15-15, 20-20 ओवर करने पड़ते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आपके प्लेयर्स जो हैं या बॉलर्स जो हैं वो, अब आप देखें कि 100 और 70 के करीब ओवर हो चुके हैं और पाकिस्तान की टीम ये बिल्कुल ठीक है पहले। अच्छा, इसमें आखिर में जरा बता दीजिए कि आप चाहेंगे कि जो दूसरे टेस्ट मैच जो कराची में होगा उसमें कोई तब्दीलियां होनी चाहिए? मेरे साथ तब्दीली कितनी करेंगे आप? कभी भी आप अपनी टीम नहीं बना सकते अगर आप हर मैच में आप जरा इंग्लैंड के खिलाफ देख लें कि आपसे कितनी चेंजेस हुई, कॉम्बिनेशन ही बन सका। आपके न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच के बाद फिर आपकी चेंजेस होंगी। तो ये मतलब है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी कि आप तब्दीलियां करके अपनी टीम खड़ा कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया अदर खान साहब, बड़ी प्यारी गुफ्तगू हुई और आपने अपनी जो ग्राम कदर मालूमात हैं वो हमारे सामईन तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान। मैंने इब्तदाई में जिक्र किया था कि आज हम मुलाकात करेंगे SF रहमान साहब से, जो कि पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। ये 1958 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेल चुके हैं। बला के राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर थे। ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खेल सके, इस पर फिर किसी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन आज हम इनसे इनकी हाल ही में शाये होने वाली एक खुद नविश किताब है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छी बात यह है कि यूरोप में इस किताब के हवाले से एक तारफी मजमून लिखा गया है, जिसको लिखने वाले हमारे और आपके जाने माने क्रिकेट राइटर जनाब नजम लतीफ़ हैं। इस मजमून को बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है और ये सही मानों में मुसन्निफ और किताब की एक तशहीर और बेमिसाल पहचान यानी तारुफ है। नजम लतीफ़ साहब ने बड़े दिलचस्प पैराए में साबिक टेस्ट क्रिकेटर शेख फजलुर रहमान बिन मोहम्मद अल अजहरी के बारे में मालूमात उन कारीन तक पहुंचाई हैं जो शायद इस किताब को आम हालात में नज़रअंदाज कर लें, लेकिन इस तारुफ को पढ़ने के बाद साबिक टेस्ट क्रिकेटर FS रहमान यानी मौलाना शेख फजलुर रहमान बिन मोहम्मद अल अजहरी की शख्सियत और किताब के हवाले से तजस्सुस और दिलचस्पी पैदा होती है। आइए साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब SF रहमान साहब की गुफ्तगू के चंद इक़्तिबासात सुनते हैं। ये जो पस मंज़र है ये किताब को दिलचस्प बनाता है। आम तो बातें हैं जैसे कारदार साहब की किताब है, फजल महमूद की किताब है, क्रिकेट की किताब है, लेकिन वो जो ये नहीं बताया कि भाई ये वेस्ट इंडीज़ कैसे आया, ये कौन सी जगह थी, बर्म्यूडा क्या था, कैसा था, अमेरिका जो है कब वजूद में आया, कैसे आया। जॉर्ज वाशिंगटन ने 6 साल इंग्लैंड से लड़ाई की फौजों से, और वो असल आज़ादी थी। आज़ादी वो जिसमें कानून अपना हो, वो वाशिंगटन ये कहता था। चुनाचे वो जेफरसन से कानून लिखवाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाई गई,
और फिर उसके मुताबिक अमल हुआ तो वो 4 साल प्रेसिडेंट हुआ, उसके बाद दोबारा प्रेसिडेंट हुआ। 8 साल के बाद उसे बड़ा जोर लगाया गया कि फिर से आप प्रेसिडेंट बने। उसने कहा नहीं, लॉ इज ए लॉ। अब तजस्सुस जो है कॉमन मैन का, एक हमारा जो सुनने वाला सामीन का जो तबका है उसमें मुख्तलिफ किस्म की शख्सियात हैं। एक वो लोग हैं जो कि आम फहम है, उनमें भी दिलचस्पी का आपने कुछ जाविया निकाल लिया है, वो उसमें मजहबी भी है, इलाकाई भी है और उसमें ज़ाहिर दीन भी है। इसमें जो इसके शुरू में जो फहरिस्त है मज़ामीन की या उन्वानात की, ज़रा उसके बारे में ज़रा, जो आपके बड़े बड़े आप समझते दिल के करीब थे, जो बातें आपने सुपुर्द कलम की हैं, उनके बारे में बताइए। मैंने इस किताब के लिए बड़ी पढ़ाई की है, बड़ी मेहनत की है। मैंने वो किताबें जो कि मेरे पास थी और मैंने वो किताबें पहले कभी पढ़ी नहीं थी। मिसाल के तौर पर रिचर्ड रीव एक बहुत बड़ा सहाफ़ी हुआ है, उसने किताब लिखी है, नजम साहब के पास उसकी किताब की कॉपी है। उसने न्यूयॉर्क में स्टेट डिपार्टमेंट के ज़रिए मुझसे टाइम लिया, 3 घंटे उसने मुझे मेरे साथ बैठा। स्टेट डिपार्टमेंट ने मुझे 1 महीना वहाँ अमेरिका में रखा और पूरा सिस्टम अपना दिखाया उन्होंने। ये जो है, इसी तरह ये बात बताने वाली, नौजवान नस्ल को समझाने वाली बात है कि पाकिस्तान किस तरह बना, पाकिस्तान का मकसद क्या था और क्या वो हमने मकसद पाया? नहीं, हमने कोई नहीं पाया, हम बल्कि दूर हो गए हैं। वो रिचर्ड रीव ने लिखा अपनी किताब में, उसने लिखा है दी, मुझे एक मेरे वो ये नमाजियों में से बेचारे सारे ही बहुत हो गए हैं, चंद एक जिंदा हैं बड़े मेरी उम्र वाले। वो एक आया तो वो मुझसे पूछने लगा नई नस्ल का क्या होगा। मैं कहा कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर थे, ये उस वक्त भी फ्लिपर था क्या? जब आप गुगली करते थे तो बैट्समैन को पता चल जाता था? ये सब अल्लाह की बातें हैं। मुझे वो लेग स्पिनर बना दिया। लेग स्पिनर जो है, जब वो अपना हाजरा वही कर लेग स्पिनर ही कर रहा है, लेकिन अपने हाथ को थोड़ा सा और आगे करता है, तो गेंद जो है सामने से निकलने के नहीं बजाय उसकी जो छोटी उंगली है वो छोटी उंगली की तरफ से निकलता है, तो वो रोटेशन उल्टी हो जाती है। जब वो रोटेशन उल्टी होती है तो गेंद फिर वो अंदर आता है। तो उस पर बहुत से आउट मैंने किए। मुझे 52 और 54 की टीम के अक्सर लोगों से गपशप का मौका मिल चुका है। कुछ मेरे वालिद साहब के दोस्त भी थे, इम्तियाज़ साहब थे जैसे, नज़र साहब से भी उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। ये बताइए, अक्सर उस दौर के जो क्रिकेटर हैं जो टेस्ट क्रिकेट नहीं भी खेले, जो आपके दौर के क्रिकेटर थे, 52 के, 54 के, 50s के, लेट 50 रुपए, हाँ, वो एक चीज बात करते हैं। बात ये है नजर नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सवाल ये है कि कारदार साहब की अजमत के हवाले से हम जसारत नहीं कर सकते, बहुत अजीम आदमी थे, फजल वाज अ ग्रेट, लेकिन कुछ क्रिकेटर्स ने, मुझे उनके दौर के क्रिकेटर्स ने कहा है कि हमारे साथ उन्होंने ज्यादती की। मैं नाम भी ले सकता हूं लेकिन लेना नहीं चाहता। सबसे पहले जो कप्तान जिससे मेरा वास्ता पड़ा ना 50 वो मियां सही थे। ठीक, मियां पहली जो क्रिकेट टीम ईगल्स के नाम पे इंग्लैंड गई, वो मियां सईद उनके कप्तान थे। और मियां साहब ने, वो समझते थे कि उन्होंने कप्तानी करनी है, उन्होंने वहाँ बड़ी मेहनत की, बड़ी बड़ी एक्सरसाइज किया करते, दौड़े लगाया करते थे। लेकिन जब वापस आए तो कारदार साहब जो थे, कॉर्नेलियस साहब वगैरह जो थे, उनके हक में थे, वो कप्तान बन गए। वो जब कप्तान बने तो जाहिर है कप्तान ने अपनी टीम बनानी होती है। कप्तान इसमें जो है इंसान होने के नाते हर इंसान की अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है। तो इसलिए जो थे, अब फजल महमूद, इसी तरह फजल महमूद है, अपने ज़माने के बहुत बड़े क्रिकेटर थे, उन्होंने बड़ा पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम कमाया क्रिकेट में उन्होंने। और भी जो थे, कई थे, कई आए, कई चले गए। और बात यह है जितना भी नाम हो आने वाला जाना चला ही जाता है। जैसे आजकल के कप्तान जो हैं बाबर आजम, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी भी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है और बाज़ औक़ात जो मेरिट है वो सेटिसाइड हो जाता है। क्या ग्रेट कारदार साहब, ग्रेट फजल महमूद इस कॉम्प्लेक्स से, इस आदत से, इस रूटीन से मुबर्रा थे या नहीं थे? कैसे
यानी पर्सनल लाइकिंग का हमने जिक्र किया ना अभी, बात ये है, ये नहीं, ये मैं ये चाहता हूँ क्रिटिकल नहीं होना। सरदार साहब या फजल महमूद साहब, हर आदमी अपने अपने वक्त में अपनी बात करता है। जो कप्तान होता है वो अपने जो डिक्टेट करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मुझे जब वेस्ट इंडीज़ यहाँ आई तो वो सिलेक्टर मुझे खिलाना चाहते थे लाहौर में, और लेकिन वो फजल महमूद साहब को नई बात पसंद थी। उन्होंने वो जो था अपनी पसंद के मुताबिक उन्होंने जिसको खिलाना था खिला लिया। ये देखें, ये क्रेडिट जो है, ये क्रेडिट है या डिसक्रेडिट है, ये हर इंसान में कमज़ोरी है। दुनिया में कोई इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ कि जिसमें ये बात ना हो कि वो सबसे ऊपर आगे चला जाए और अपनी बात मनवाए। अब्दुल हफीज़ कारदार ग्रेट, इमरान खान ग्रेट, दोनों का तकाबली जायज़ा पेश करें कि कप्तान कौन बेहतर था। देखिए, मैंने तो इमरान खान के साथ कभी खेला ही नहीं। देखा तो है ना आप? नहीं, देखा भी नहीं। मैंने उसको टीवी पे कहीं देखा होगा, हालांकि हमारे सामने वो आगा अहमद रज़ा खान का अपना जो है वो रिश्तेदार था। लेकिन अजीब बात ये है कि ये जो ख़ानदान वाले हैं, इनके बच्चे अमूमन, जैसे माजिद खान है, माजिद खान वो जमाने में आके खेला, इसी तरह ये जावेद जमां वगैरह इनके ख़ानदान के लड़के जो थे आके क्रिकेट खेलते थे जिमखाने में। हाँ, इमरान खान को जो है ये कभी जिमखाने आया ही नहीं। मैंने इसे अपने वक्त में 68 तक मैंने क्रिकेट खेल लिया जिमखाना में। तो मैंने वहाँ इमरान खान को एक दिन भी नहीं देखा जिमखाने में, जिमखाना नेट में। वो पता नहीं कहाँ जाके खेलता था, अल्लाह ही बेहतर जानता। और रही बात कारदार साहब की, तो मुझे क्या उनका रिकॉर्ड है, कुछ मैच उन्होंने जीते। उन दिनों में अंपायरिंग का बड़ा मसला था बना हुआ, और इधर में 57 में हमारे मैनेजर थे जब इंग्लैंड की टीम गई। अच्छा। बड़ा खूब अच्छा आदमी था। अच्छा। बहुत मजेदार आदमी था वो। अच्छा। और मेरे खानदानी आदमी था। मेरे साथ बड़ी दोस्ती थी। अच्छा। ये जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड है, इसने 1 लाख रुपए पेंशन में इजाफा कर दिया। अब जो पैसे मिल रहे हैं, ये जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब देखें, पहले जो पैसे मिलते थे, पहले 15,000 से शुरू हुआ काम, 15 से 20, 20 से 25 पर वे फिर 42,000 रुपया जो है काफ़ी देर मिलता रहा है। अब रमीज़ राजा ने जो 1 लाख रुपया बढ़ा दिया है, ये बहुत अच्छा काम किया कि जिन लोगों ने क्रिकेट खेली है, बूढ़े हैं। देखें, मुझे तो अल्लाह ने मुझे कारोबार दे रखा है। वो देखिए, हम लाहौर में रहते हैं, हमें इसका अंदाज़ा है कि जो आप चैरिटी भी करते हैं, ये आप उसको ज़ीगा राज में भी रखते हैं। बड़ी अच्छी बात। मुझे शर्म आती है। नहीं, ये हम हलाल शेरी देना चाहते हैं और क्रिकेटर्स को भी जो साहब हैसियत है कि वो भी कर रहे हैं, कुछ क्रिकेटर को भी इस काम में हिस्सा लें। ये जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं, सुना है कि इमरान खान इस कमरे में भी आए थे। हाँ, वो ये है कि इनके कज़न हैं एक, वो बेचारे फौत हो गए हैं, ब्रिगेडियर फारूक। वो आगा अहमद रज़ा खान के बेटे थे। बड़ा छोटा बेटा तो डॉक्टर था, ये थे अपना फौज में। ये भी क्रिकेट खेला करते थे। मैं ये जो ख़ानदान है खेला कर। तो वो इमरान खान को एक शाम लेकर मेरे पास आ गए। ये कब की बात है? ये जब इमरान खान साहब पॉलिटिक्स में आए, तो मैंने जब वहाँ वो जो को बैठे हैं ना, वहाँ हमने मगरिब की नमाज पढ़ी। उसने वो नमाज पढ़ के वो कुर्सी पे बैठ गए इमरान खान साहब। तो वो मैंने उनसे नमाज के बाद पूछा कि खान साहब, आप पॉलिटिक्स में क्यों आए? आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इंसानियत की खिदमत कर रहे थे। ये ब्रांडस रोड पे आए तो वहाँ से मैंने इनको काफ़ी पैसे वैसे जमा करके वहाँ दिए, लोगों को काफ़ी इनके साथ मदद की, शौकत खानम की। तो मैंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कहने लगे मैं मजलूमों की मदद के लिए आया हूँ। मैंने कहा नहीं, आप ये काम ना करें, ये मजलूम जो है ना, मजलूमों की मदद नहीं होगी, आप भी उसी लाइन पर चढ़ जाएंगे। तो मैंने इनसे पूछा, अगर आपको शौक़ है पॉलिटिक्स का तो आपने कोई किताबें पढ़ी हैं?
मैंने कहा इब्ने खल्दून पढ़ी, इसका मुकदमा पढ़ा है? कहने नहीं। मैंने कहा कामुस सुल्तानिया पढ़ी है? कहने नहीं। मैं कहा किताबुल खराज पढ़ी है? कहने नहीं। मैं किताबुल अम्वाल पढ़ी है? कहने नहीं। मैंने कहा तो फिर आपको इस्लाम के बारे में क्या पता है? कि आपको पता है कि मजलूम कौन है, जुल्म कैसे होता है, और जालिम किस तरह जुल्म करता है, और मजलूम किस तरह पिसता ही रहता है। ये एक चाक का काम है। आप छोड़ें, आपने जो काम की शुरू किया है वो बेहतरीन है। वो मुझ के कहने कि नहीं नहीं मैं अब आपके पास आया करूँगा। मैंने फारूक से कहा कि ये नहीं आएगा फिर। मैंने कहा ये नहीं आएगा, और चुनाचे वो नहीं आया। माजिद खान ने मुझे एक मरतबा आके मैंने इनके बच्चों के निकाह भी पढ़ाए हुए हैं। कई बच्चों के, बस माजिद खान के और उसके डॉक्टर फर्रुख के, इनके निकाह पढ़ाए। अभी यूँ इसके हसन की बेटी का निकाह पढ़ाया। वो आ गया कि आपने मेरा निकाह पढ़ाया था, मेरी बेटी का निकाह भी आपने पढ़ाना है। मुझे जब मैंने निकाह पढ़ाने मुझे ले गया तो मुझे ऐसे ही लगा मैं किसी अमेरिकन फंक्शन में आया हुआ हूँ, मॉडर्न। तो वो जो है हमारे हालात जो हैं बड़े बदल गए हैं। तो ये खान साहब जो हैं, ये जो इनको जो है इन्होंने जो बात की, इन्होंने जो है मैंने कहा कोई ऐसा इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ जिसके दिल में ये ख्वाहिश न हो कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, सबसे आगे निकल जाऊं। ये अल्लाह ताला ने दुनिया को चलाने के लिए हर इंसान में ये रखा हुआ है। आपने ना कभी कोई बंदा देखा होगा और ना कभी देखेंगे। ये जो है ये बातें बड़ी गहरी बातें अब मुझे पता लगा है जब मैं खुद कब्र में जाने लगा हूं। जब मैं जवान था तो ये बातें समझ में नहीं आती थी। जब मैं काफ़ी देर तक, तो ये जो बातें हैं, इमरान खान हो या कोई हो, या ये घर जिस घर में इस वक्त आप खड़े हैं, तो मेरे काम आएगा, मेरे साथ जाएगा? नहीं। ये हम लोग जो हैं गलतफहमी में हैं। असल बात जो है वो इंसानों की खिदमत करना है, जो कि ये जो है ना खान साहब को भी ये चाहिए था। वो जो काम कर रहे हैं उसी काम को जारी रखते, ये चक्कर वक्कर में ना पड़ते। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से आज हमें कुछ वक्त दिया, लेकिन इस वादे के साथ कि हम एक बार तो फिर आपके पास हाजिर होंगे और क्रिकेट की और बातें करेंगे। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब SF रहमान। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सैयद अब्दुल माजिद अली, जबकि मुंतज़िम आला थे जनाब अजहर।